हाँ तो भाइयों, सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं टीम इंडिया को। तो भारत ने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और न्यूजीलैंड को मात दी कोई 70 रन से। तो सबसे पहले भारत ने कोई 390 स्कोर किया बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद फिर जब बैटिंग आई न्यूजीलैंड की, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इंडियन बॉलर्स ने डोमिनेट किया, बल्कि न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की। स्टार्ट में 2 विकेटें गिर गई, कॉनवे जल्दी आउट हो गया, बाकी दूसरी तरफ रचिन रविंद्रा भी जल्दी आउट हो गया। वो मुझे लग ही रहा था कि रचिन रविंद्रा इंडिया के खिलाफ नहीं चलेगा। बेशक बाकी कोई दूसरी टीम हो उसके अगेंस्ट चल जाता है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मुझे मुश्किल लग रहा था रचिन रविंद्रा का परफॉर्म करना। और इसी के साथ पहले 2 शिकार मोहम्मद शमी ने किए, और जाते आते आखिरी 3-4 शिकार भी मोहम्मद शमी ने ही कर डाले। तो मोहम्मद शमी का आज दिन था। 7 विकेटें गिराई और 57 कोई रन्स दिए अपने 10 ओवर के स्पेल के अंदर। तो मोहम्मद शमी यार क्या बात है मेरे भाई, मोहम्मद शमी ने क्या परफॉर्मेंस दी है यार, क्या बात है। इसकी बॉलिंग में जो पेस नज़र आ रही थी वो बुमराह और सिराज की बॉलिंग में नहीं थी। इनफैक्ट मोहम्मद सिराज ने तो आज काफ़ी बुरी बॉलिंग की और मेरे ख्याल में कुछ 70-80 खा गया था ये 9-10 ओवर में, और उस वक़्त फिर गेम बिल्कुल ही टर्न हो रहा था। फिर मोहम्मद शमी ने आके जो ब्रेक थ्रू दिलवाए, मतलब इस चीज़ में तो बिल्कुल कोई शक ही नहीं कि आज का मैच मोहम्मद शमी ने जितवाया है, और मैन ऑफ द मैच भी मोहम्मद शमी था। तो अगर मोहम्मद शमी इस तरह की बॉलिंग ना करता तो फिर हमें कीवीज़ फाइनल में जाते हुए नज़र आ रहे थे। तो मोहम्मद शमी ने जो 7 विकेटें गिराई, जो 7 इंपॉर्टेंट 3 विकेटें गिराई, तो अगर ये विकेटें ना मोहम्मद शमी लेता तो फिर जीतना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे तो इंडिया की सोच के ऊपर हैरत हो रही है कि स्टार्ट के अंदर ये कह रहे थे कि मोहम्मद शमी की कोई प्लेस बन ही नहीं रही, और मोहम्मद शमी की जगह ये शार्दुल ठाकुर को खिला रहे थे। तो जब इन्होंने मोहम्मद शमी को खिलाया तो ये मेरा भाई स्टार्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के फिर इसने पीछे नहीं देखा, फिर इसने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता जा रहा है। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब पहले खेला तब 5 विकेटें ली और कोई 54 रन दिए। उसके बाद जब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला तो 4 विकेटें ली और 22 रन दिए। इसी के साथ श्रीलंका के अगेंस्ट फुल डोमिनेट करता गया और हैट्रिक पर आ भी गया था, ऑलमोस्ट 2 बार हैट्रिक बॉल्स पे आ गया था। उसमें 18 रन दिए और 5 विकेटें ली अगेंस्ट श्रीलंका, पूरा डोमिनेट किया। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की, इस पे इकॉनमी काफ़ी अच्छी थी, 18 रन दिए और 2 विकेटें ली, तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। कोई 8 से 9 ओवर के अंदर इसने सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेटें गिराई, और अब आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सारा हारता हुआ मैच जिताया। दूसरी तरफ मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शार्दुल ठाकुर में इन्होंने क्या देखा ऐसा, लेकिन अब इंडिया ने कहाँ तक बैटिंग अपनी लेके जानी है। जडेजा तक तो बारी नहीं आती इनकी, तो इन्होंने अब शार्दुल ठाकुर तक इनकी कहाँ बैटिंग चली जानी है। वैसे ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग है इनकी बैटिंग, रोहित शर्मा है इनके पास राहुल है, फिर विराट कोहली है, शहरियास है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है राहुल, फिर नीचे स्काई है, जडेजा है, मतलब इतनी ज़्यादा बैटिंग है, कोई 6-7 पोजीशन तक तो बैटिंग चलेगी। अब शार्दुल को डाल के एक और बैट्समैन ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब ये कुछ समझ नहीं आई थी बात। तो जब से इन्होंने शार्दुल ठाकुर को निकाला है उसके बाद से शमी ने फिर आसमानों का ही रुख कर लिया। तो वेल डन यार, मोहम्मद शमी ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और कोई POTM अवार्ड भी मिल गया इसको, तीसरा POTM अवार्ड था इसका। बाकी बात की जाए आज के मैच के ऊपर, तो आज का मैच फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच रह गया था, क्योंकि जिस हिसाब से हमें वर्ल्ड कप देखने को मिला है तो थोड़ा बहुत फाइटिंग मैच तो था। कभी न्यूजीलैंड के हाथ में मैच आ रहा था, कभी इंडिया के हाथ में। तो न्यूजीलैंड के हाथ में उस वक्त मैच था जब कोई 100-150 की पार्टनरशिप डल गई थी, केन विलियमसन और उसके बाद मिचेल ने तो आज बेहतरीन खेला है। बंदे ने 119 बॉलों पे 134 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, तो वेल डन यार। और एक ऐसे मुल्क के अंदर खेलना जहाँ पे सारा क्राउड ही उस मुल्क को सपोर्ट कर रहा हो, और उस टीम ने कोई 400 का टारगेट भी आपके ऊपर डाला हुआ हो, और उस टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ इन फॉर्म में हो, सारे पेसर्स इन फॉर्म हो, सारे स्पिनर्स इन फॉर्म हो, तो ऐसी टीम के अगेंस्ट 134 बहुत बहुत मुश्किल होता है। और जबकि क्राउड भी आपके अगेंस्ट हो, आप एक चौका मारो पूरी खामोशी हो जाए और वो क्राउड बिल्कुल ही खामोश हो जाए, तो ऐसे क्राउड के अंदर 134 रन की इनिंग बहुत बेहतरीन इनिंग्स थी। अगर कोई और बैट्समैन भी साथ दे देता तो शायद ये चेज़ हो भी जाता टारगेट, लेकिन फिर बाद में मोहम्मद शमी ने जो बॉलिंग की है तो फिर चेज़ करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कर दिया था। बाकी रिकॉर्ड ये भी बन गया है कि 2019 का बदला भी शायद न्यूजीलैंड से इंडिया ने ले लिया। इसके साथ 2021 के अंदर जो नॉकआउट किया था न्यूजीलैंड ने, उसका बदला भी ले लिया। 2021 का फाइनल हराया था वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, उसका बदला भी ले लिया। तो आज मेरे ख्याल में इंडिया बदला लेने ही आया था, मैच कम खेल रहा था, बदला ज़्यादा ले रहा था। मैं तो हैरान हूँ ऑडियंस के ऊपर, ऑडियंस फुल चीयर अप कर रही है कि बदला लो न्यूजीलैंड से।
बाप का, दादा का, माही भाई का, राना आउट का, सबका बदला चीकू लेगा। तो भाई आप लोग मैच खेलने आए हो, आप लोग लड़ने वड़ने नहीं आए। पता नहीं कौन सी जन्मों के बदले लेने थे टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड को नॉकआउट करके सारे बदले भी ले लिए, और फाइनलिस्ट, पहला फाइनलिस्ट भी टीम इंडिया बन गया है। ऊपर से इंडिया फुल डोमिनेट कर रहा है हर टीम को, तो किसी टीम को सीधे तरीके से जीतने का मौका तो बिल्कुल भी इंडिया नहीं दे रहा। दूसरी तरफ आज वानखेड़े स्टेडियम के अंदर पता नहीं कौन कौन से सेलिब्रिटी भी आए हुए थे इंडिया के। पूरा स्टेडियम हर 2 मिनट बाद कैमरा किसी सेलिब्रिटी के ऊपर चला जाता था। आज के मैच के अंदर रणबीर कपूर भी आए हुए थे, और अपनी जर्सी के पीछे अपनी मूवी का मेरे ख्याल में नाम लिखा हुआ था। ऊपर से गिल की फैमिली भी आई हुई थी। गिल के अब्बू तो बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, पता नहीं ऐसा क्या मसला हुआ था इनको। और इसी के साथ मैं एक चीज़ तो बताना भूल गया, 50वीं सेंचुरी और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ चुका है विराट कोहली, मेरा चीकू भाई। तो मेरे चीकू ने 50वीं 100 भी डाली इस मैच के अंदर, और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बनाता गया। मोस्ट रन स्कोरर भी बन चुके हैं। इसी के साथ आज 50th सेंचुरी भी आ चुकी है, और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा, मान लिया आपने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है, लेकिन अब आप सेलिब्रेशन का एक नया अंदाज ले आए हो। फ्लाइंग किसेस वगैरह दे रहे थे, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा किसको दे रहे थे फ्लाइंग किसेस वगैरह। तो कोहली तो आज बिल्कुल नई फॉर्म में नज़र आ रहे थे, और आज 117 रन्स की इनिंग्स खेली। आज थोड़ा तेज़ खेला कोहली ने, स्टार्ट में थोड़ा स्लो था, लेकिन फिर बहुत अच्छी बेहतरीन बारी ली और 117 किया, और मुझे लग ही रहा था इनकी सेंचुरी आ जाएगी। नीचे से शरियास लोकल भाई, लोकल बॉय आ गया मैदान के अंदर, और ये लगातार दूसरी सेंचुरी भी कर दी है। और राहुल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। राहुल भी आज 100 कर सकते थे, वो ओवर ही ख़त्म हो गए, लेकिन राहुल भी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे। कोई 20 बॉलों पे 35 रन की इनिंग्स खेली। बाकी विराट कोहली की इनिंग की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली, मार्वलस इनिंग्स खेली। और इसी के साथ रोहित शर्मा, यार ये कोई नई फॉर्म में नज़र आ रहा है यार। इसको मैंने आज से पहले इस तरह की फॉर्म में कभी भी नहीं देखा। बहुत बेहतरीन खेल रहा है रोहित शर्मा। और मैंने एक मिसाल भी दी थी कि रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल और किसी मगरमच्छ को लंगड़ी मुर्गी मत डालना, फिर आपको मुर्गियों की हड्डियाँ मिलेंगी, और रोहित शर्मा उस बॉल को स्टेडियम से बाहर उड़ा देंगे। तो रोहित शर्मा बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेल रहा है। फाइनल के अंदर अगर इंडिया की टीम के ऊपर डोमिनेट करना है तो इस बंदे को जल्दी आउट कर लो। रोहित शर्मा को अगर आप जल्दी आउट कर लेते हो, पहले 2-3 ओवर के अंदर अंदर रोहित शर्मा की विकेट गिर जाती है, तो फाइनल के अंदर आप इंडिया के ऊपर डोमिनेट कर सकते हो। इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत कब्जा डाल सकते हो, लेकिन फिर भी नीचे विराट कोहली है, श्रेयस है, राहुल है, जडेजा है, सूर्या भी है, तो नीचे डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ाइनल के अंदर भी इंडिया को प्रेशर होगा। और रोहित शर्मा अगर 20-30 या चलो 40 की इनिंग्स भी खेल जाए मैक्सिमम, तो 350 प्लस कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया, इतना बड़ा स्कोर आराम से हो जाएगा। वैसे तो आज यार क्या ही बैटिंग की इन लोगों ने, कोई 41 ओवर्स हुए थे, और 300 पे सिर्फ एक आउट था। 300 पे एक आउट, और 300 पे एक आउट आप हर रोज़ नहीं देख सकते, ये आपको साल में एक बार इस तरह का फिगर देखने को मिलता है। तो 300 पे एक आउट था, 41 ओवर हुए थे, और आराम से 400 प्लस जा सकते थे। तो न्यूजीलैंड ने थोड़ा कमबैक किया, लेकिन जब न्यूजीलैंड ने कमबैक किया तो तब तो खतरे की घंटी बज चुकी थी, और 400 ऑन द बोर्ड ऑलमोस्ट हो गया था। और इसी के साथ बैटिंग के अंदर मिचेल ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, फुलझड़ियाँ वगैरह लगाई, और उसके बाद फिर आउट हो गए। 134 की इनिंग्स खेली, 134 रन की इनिंग, लेकिन सामने अगर मोहम्मद शमी जैसा पेसर हो तो फिर आपकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल तो करती है। और स्टार्ट में जो सचिन रविंद्र आउट हो गया तो उसके बाद तो उम्मीदें ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सचिन रविंद्र अब तक न्यूजीलैंड को जिताता हुआ आ रहा था, बड़े स्कोर्स डाल रहा था, सेंचुरी कर रहा था। लेकिन आज जब जल्दी आउट हुआ तो उसके बाद फिर मुझे मुश्किल ही लग रहा था जीतना। फिर भी फ़ाइट इन्होंने की है, नीचे से चैपमैन भी आ गए थे, उन्होंने भी थोड़ी ट्राई की, फ़िलिप्स ने ट्राई की, लेथॉम जल्दी आउट हो गया, उसी के साथ सेंटनर, फिर नीचे सारे जल्दी आउट हो गया। और उसके बाद इंडिया ने बता दिया कि वी आर नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। तो अभी तक तो इंडिया नंबर 1 जा रहा है। दूसरी तरफ गिल्लू भाई की दोबारा से सेंचुरी मिस हो गई, 80 पे नॉट आउट रह गया। पहले रिटायर्ड हर्ट हुआ, और उसके बाद लास्ट ओवर में आके दोबारा से थोड़ी हिटिंग वगैरह की। और इसी के साथ कोहली ने 117 की बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली, और शरियास ने 105 की इनिंग्स। रोहित शर्मा ने एज़ यूजुअल 20 बॉलों पे ये 40 करके आउट हो जाता है। ये हर मैच में इस तरह कर रहा है। ये स्टार्ट में आता है और सेल्फलेस इनिंग खेलता है, सेल्फिश इनिंग बिल्कुल भी नहीं होती, आता है, हिटिंग करता है और आउट हो जाता है। कोई पहले पावर प्ले के अंदर 2-3 छक्के 2-3 चौके लगाता है, और ये एक बड़ा स्कोर जब सेट करता है और फिर आउट हो जाता है।
कोई 60-70 स्कोर होता है टीम का, उसके बाद ये फिर आउट हो जाता है। दूसरी तरफ राहुल भाई ने बैटिंग काफ़ी अच्छी की है, कोई 20 बॉलों पे 29 रन की एक बेहतरीन इनिंग्स खेली और बाद में डाइवे मार मार के कैचेस कर रहा था। क्या बात है यार, सुपरमैन बन गया ये तो। फिर पहले बैटिंग अच्छी कर रहा है, उसके बाद फिर फील्डिंग भी अच्छी कर रहा है, फुल ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस आ रही है। और क्यों नहीं, बिल्कुल आनी भी थी। सिर्फ राहुल की तरफ से नहीं, बिल्कुल मोहम्मद शमी की तरफ से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। 50 विकेटें ले गया ये कोई 17 से 19 इनिंग्स के अंदर वर्ल्ड कप की। तो वर्ल्ड कप के अंदर ये फास्टेस्ट 5 विकेटें लेने वाला एक ऐसा प्लेयर भी बन चुका है। और इसी के साथ इसने कोई 4 बार फाइफर भी मारा है। तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही है मोहम्मद शमी की तरफ से। इसी के साथ अगर बात की जाए, काफ़ी सारे सुपरस्टार्स, काफ़ी सारे लोग मैच देखने आए हुए थे, तो इन्हीं के दरमियान कहीं मेरा गब्बर भी आया हुआ था। वैसे गब्बर नहायत हसरत की निगाहों से मैच को देख रहा था। मैं समझ गया था कि ये मैच खेलना चाह रहा है, लेकिन इंडियन टीम इसको खिलाती ही नहीं। सिर्फ IPL के अंदर ही मेरे ख्याल में अब हम गब्बर को देख सकते हैं। नेशनल टीम के अंदर आना थोड़ा मुश्किल हो गया है गब्बर के लिए। दूसरी तरफ इंडिया ने ना सिर्फ मैच जीता है बल्कि रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए हैं। चलो अब रिकॉर्ड्स का जिक्र हो ही गया तो थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये है कि इंडिया की 10 कॉन्सेक्टिव विन्स वर्ल्ड कप के अंदर, और ये एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है 10 मैचेस की। तो ये ही सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। इसी के साथ टेबल टॉपर है इंडिया और पहले फाइनलिस्ट भी हैं इंडिया। इसी के साथ मोस्ट रन्स विराट कोहली ने डाल दिए हैं 711, किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर ये एक रिकॉर्ड है। और इसी के साथ सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये होगा कि 50th सेंचुरी आई है कोहली भाई की तरफ से। इसी के साथ मोहम्मद शमी की 23 विकेटें हैं, जो कि इसी वर्ल्ड कप के अंदर स्टिल अभी तक 23 विकेटें ली, अभी फाइनल बाकी है। तो फाइनल के अंदर अगर कोई विकेटें 5-6 लेगा तो ये कोई 30 विकेटें हो जाएंगी, जो कि एक अकेले बंदे ने ली होंगी इंडिया की तरफ से। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। इसी के साथ दूसरा रिकॉर्ड ये है कि मोस्ट सिक्सेस एक प्लेयर की तरफ से, और वो भी एक इंडियन की तरफ से, रोहित शर्मा 28 छक्के मारे हैं और अभी फाइनल बाकी है। ये मेरे ख्याल में 35 प्लस चला जाना काम। बाकी रिकॉर्ड्स अभी ख़त्म नहीं हुए। इसी के साथ मोस्ट फाइफर भी मोहम्मद शमी की तरफ ही जा रहा है। किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर मोस्ट फाइफर मोहम्मद शमी 3 फाइफर्स डाल दिए हैं अभी तक, और फाइनल के अंदर भी आ सकता है फाइफर। इसी के साथ मोस्ट रन बाय मिडल ऑर्डर बैट्समैन के अंदर शहरियार सैय्यर आ जाते हैं 526 रन। जाते जाते एक और रिकॉर्ड बन गया है। विराट कोहली ने अब तक कोई 9 से 10 मैचेस खेली हैं इस वर्ल्ड कप के, जिसके अंदर 8 बार ये 50 प्लस स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। कोई एक आधे मैच में ये जल्दी आउट हो गया था 0 पे इंग्लैंड के खिलाफ। उसके अलावा जितने भी मैचेस खेले हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ भी ये जल्दी आउट हो गया था 15 पे। उसके अलावा जितने भी मैचेस खेले हैं 50 प्लस गया है। मतलब कोई 10 में से 8 मैचेस के अंदर इसने 50 प्लस की बारी खेली है। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। इसी के साथ मेरा चीकू भाई बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया है। इस वक्त विराट कोहली ट्रेंडिंग पे नहीं है, बल्कि ट्रेंड ही विराट कोहली बना हुआ है। और सारी क्रिकेटिंग नेशंस तो विराट कोहली को फॉलो कर ही नहीं है ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे, लेकिन UAE, इसी के साथ USA, कनाडा वगैरह के अंदर भी विराट कोहली ट्रेंड बना हुआ है। हैशटैग विराट कोहली हर जगह ट्रेंड बना हुआ है। मतलब ट्रेंडिंग पे विराट कोहली नहीं है, बल्कि ट्रेंड ही विराट कोहली है। तो ये बहुत बेहतरीन बात है। बाकी दूसरी तरफ शर्मा जी बड़ी मुलाकातें चल रही हैं, बड़े मीटअप चल रहे हैं। और इधर रोहित शर्मा किसी फुटबॉलर से भी मिला, फुल मीटअप हुआ। मीटअप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि क्लोजिंग सेरेमनी भी एक्सपेक्टेड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। और अहमदाबाद के अंदर जो फाइनल देखने को मिलेगा, तो ओपनिंग सेरेमनी तो हमने देखी नहीं, चलो क्लोजिंग सेरेमनी ही सही। वैसे अहमदाबाद के अंदर मेरे ख्याल में इन्होंने सारे सेटअप वगैरह किए हुए हैं, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था उससे पहले भी थोड़ी बहुत सेरेमनी दिखाई थी इन्होंने, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी तो हमें देखने को नहीं मिली। चलो क्लोजिंग सेरेमनी ही सही। और अगर इंडिया क्वालिफाई ना करता फाइनल के लिए, तो मेरे ख्याल में ये क्लोजिंग सेरेमनी भी देखना थोड़ा मुश्किल ही था। तो इंडिया ने तो वैसे भी क्वालिफाई करना था, क्योंकि ये 10 मैचेस की जो 10 मैचेस की स्ट्रीक चल रही है, विनिंग स्ट्रीक, तो ये मेरे ख्याल में अब फाइनल जीत के ही ख़त्म होने वाली है। बाकी दूसरी तरफ काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर भी, और कोचेज़ भी कोई छोड़ के जा रहे हैं और कोई नए भी आ रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ बन गया है, और कोच मेरे ख्याल में यूनुस खान बन गया। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन था ये जिसका भी था। बाकी दूसरी तरफ मोने मॉर्कल ने रिज़ाइन भी दे दिया, तो मेरे ख्याल में तो अच्छा किया। घोड़ों में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जहाँ पे उनको लगता है कि अब हम टीम में हमारी जगह नहीं है, तो वो खुद ही इज़्ज़त से अपनी नौकरी वगैरह छोड़ देते हैं। तो मोने मॉर्कल ने भी यही किया कि बॉलिंग में देख ही रहा था मोने मॉर्कल कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेकार हो रही और बहुत ख़राब हो रही थी। इसी के साथ मोने मॉर्कल इज़्ज़त से छोड़ गया, ये ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आगे वैसे भी निकालना तो था ही, मोने मॉर्कल को निकालना था।
दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि मिकी आर्थर को भी टीम से निकाल देंगे, हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी से खारिज कर देंगे, या तो वो खुद रिज़ाइन दे देगा या उसको निकाल देंगे। तो ये तो फिर भी अच्छा डिसीजन होगा। मुझे ये नहीं समझ आता कि पीसीबी गोरे कोचेस क्यों रखती है। इंग्लिश का एक लफ्ज़ तो हमारी टीम को बोलना नहीं आता, कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसको इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती हो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लोग कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, प्लेयर्स कोचेस के साथ, कोचेस प्लेयर के साथ कैसे ये कम्युनिकेट करते होंगे। इंग्लिश तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को कोई इतनी खास आती नहीं, और दूसरी तरफ गोरे कोचेस जब इंग्लिश बोलेंगे तो इनको कैसे समझ आएगी। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है। इसी एक साथ उमर गुल भी मेरे ख्याल में बॉलिंग कोच पाकिस्तान का बन जाएगा, और बैटिंग कोच यूनुस खान। जिस तरह की कोचिंग हमारे लेजेंड्स दे सकते हैं उस तरह की कोचिंग कोई बाहर का गोरा प्लेयर बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो ये डिसीजन बहुत बेहतरीन था जिसका भी था। और इसी के साथ गाइस फिर वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू लेटर।